नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजाजी टाइगर रिजर्व का 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना मिसाल। सीएम धामी ने विकास और प्रकृति के संतुलन पर दिया जोर। रक्षाबंधन पर उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को दिया तोहफा। 28 और 29 अगस्त को रोहित बसों में यात्रा होगी मुफ्त। कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया पर उठाए सवाल। विधायक फरकान का नाम हटाने पर विवाद। कांग्रेस ने पारदर्शी जांच की उठाई मांग। डोईवाला में 600 श्रमिकों को बांटी गई प्रोत्साहन किट। पोषण, शिक्षण और स्वच्छता किट वितरित। श्रमिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था। अंकिता हत्याकांड में तीनों अभियुक्तों को झटका। हाईकोर्ट ने तीनों की जमानत याचिका खारिज की। पुलकित आने समेत तीनों को हुई है उम्र कैद की सजा। उत्तराखंड में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम। मूसलाधार बारिश का अलर्ट। देहरादून में बंद रहेंगे स्कूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिंसक कुत्तों के आतंक के चलते 10 स्कूलों के अगले 4 दिनों तक बंद रखने का फैसला किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर छात्रों और शिक्षकों को स्कूल न बुलाने का निर्णय लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि देश के इतिहास में दूसरी बार जब कुत्तों के आतंक के कारण स्कूलों को बंद करना पड़ा। इससे पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी में कुत्तों के हमलों के चलते 8 ग्राम पंचायतों के स्कूल एक दिन के लिए बंद किए गए थे। उस दौरान सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के रोजाना 10,000 से अधिक डॉग बाइट के मामले सामने आते हैं। कुत्तों के काटने और रेबीज की रोकथाम व इलाज पर सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए अधिक खर्च करती है। इसके बावजूद आवारा और हिंसक कुत्तों के हमलों की समस्या लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रमुख दल अब युवाओं और महिलाओं को साधने की रणनीति पर जोर दे रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने कहा कि पार्टी शुरू से ही महिलाओं और युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने की पक्षधर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी इन दोनों वर्गों पर विशेष फोकस है। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी उन सीटों पर महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता देगी जहां उनकी जीत की संभावना सबसे अधिक होगी।
कई मायनों में उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निर्णय आज पूरे देश में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं और उसी कड़ी में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है जो युवा आयोग बनने जा रहा है। तो और हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड के युवा आयोग के बाद पूरे भारतवर्ष में सभी राज्य इसका अनुसरण करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 2046 के विकसित भारत के मिशन में युवाओं की भूमिका और उनके उज्जवल भविष्य को लेकर युवा आयोग बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। दोनों पार्टियां क्या करने वाली है आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं दोनों पार्टियों का हेड तो नहीं हूं। अपनी पार्टी हाँ, मैं अपनी पार्टी के बारे में कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास करती है। और माननीय राहुल जी का फोकस हमेशा रहता है कि महिलाओं को और युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। युवाओं को और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अभी आपको ये भी पता होगा कि महिला आरक्षण का शुरुआत ही, इस शब्द की शुरुआत ही कांग्रेस ने की। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर गोरा पड़ाव क्षेत्र में बुधवार देर रात फिल्मी अंदाज में डकैती की वारदात से हड़कंप मच गया है। बरेली रोड स्थित एक कमर्शियल ऑफिस में 10 से 12 हथियारबंद बदमाश खुद को पुलिस की एसओजी टीम बताकर घुसे और तमंचे के बल पर मौजूद लोगों को धमकाया। इसके बाद बदमाश करीब 8 लाख रुपए नकद, सोने की अंगूठियां, 2 चेन और 12 मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक घटना के समय ऑफिस में कुछ लोग पार्टी के साथ जुआ खेल रहे थे। इसी दौरान एक कारवाहा आकर रुकी कार सूत्र बदमाशों ने खुद को एसओजी टीम का सदस्य बताया। पुलिस रेड का डर दिखाकर सभी को अपने कब्जे में लिया। बदमाशों ने टेबल पर रखे जुए की रकम समेटे के साथ लोगों से सोने की अंगूठियां और चेन भी उतरवा ली। काशीपुर के प्रतापपुर चौकी क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी एक स्विफ्ट कार से मिले शव की उलझी गुत्थी को उधमसिंह नगर पुलिस ने महज 48 घंटे में सुलझा लिया। शुरुआत में जिसे एक सामान्य सड़क हादसा समझा जा रहा था, गले पर मिले चोट के गहरे निशानों ने हादसे के पीछे की खौफनाक साजिश से पर्दा उठा दिया है। मृतक संजीव कुमार की हत्या किसी बाहरी ने नहीं बल्कि उसकी अपनी ही पत्नी निशा ने अपने नाबालिग नौकर के साथ मिलकर रची थी। पुलिस की गहन जांच, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और फोरेंसिक साक्ष्यों के आगे पत्नी के झूठे बयान ज्यादा देर टिक नहीं सके। मृतक की टेंट की दुकान पर काम करने वाले नाबालिग नौकर से पत्नी की आवाज संबंधी इस खूनी वारदात की मुख्य वजह बने। कार में पाया गया था, सड़क के किनारे गाड़ी अनियंत्रित अवस्था में खड़ी थी। तो उसमें शुरुआत में जो हमारे पास सूचना आई थी वो रोड एक्सीडेंट की आई थी। तो हमारे पुलिस टीम ने मौके पे पहुंचते हुए उस शव को वहां से बरामद किया और उसकी शिनाख्त जो है संजीव कुमार के रूप में हुई, जो कुंडेश्वरी क्षेत्र काशीपुर के रहने वाले हैं। जब बारीकी से पंचायतनामा भरते वक्त जब उसका शव का परीक्षण किया गया तो उनके बाई और गले पर एक चोट थी जो किसी भी रोड एक्सीडेंट में संभावित नहीं लग रही थी। तो शक के आधार पे हमारे थाने की टीम ने पैनल से पोस्टमार्टम कराए जाने की संस्तुति की। उस आधार पे पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया जिसमें वो गन शॉट इंजरी पाई गई। खबर हरिद्वार से है, जहां जिले के रोशनाबाद क्षेत्र में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप को लेकर बुधवार को हंगामा हो गया। आरोप है कि एक युवक ने आपत्तिजनक नारे लगाए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उसे पूछताछ की है। कार्यकर्ताओं ने युवक और पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पूछताछ के दौरान युवक ने खुद को अनपढ़ बताते हुए सफाई दी। युवक का दावा है कि पाकिस्तान विरोधी नारा लिखना चाहता था, लेकिन कथित तौर पर जानकारी के अभाव में उसने गलत शब्द लिखे हैं। हालांकि युवक के दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। जब पाकिस्तान लिखने वाला था, लिखा गया हिंदुस्तान।
तो हिंदुस्तान कैसे लिख दिया इसने, मुर्दाबाद कैसे लिख दिया? पढ़ा हुआ नहीं है तो बोल का जो लिखा वही तो होगा भाई मैं हिंदुस्तान का तो वही वो होगा। पढ़ा हुआ नहीं है तो तन्ने फिर हिंदुस्तानी कैसे लिख दिया? पाकिस्तानी क्यों नहीं लिखा तुमने? हिंदुस्तान मुर्दाबाद कह रहे हो? हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की कह रहा गला मुर्दाबाद भी हिंदुस्तान में रहा, हिंदुस्तान को ही गाली दे रहा है। अच्छा पाकिस्तान लिखने वाला था, लिखा गया हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान कैसे लिख दिया इसने, मुर्दाबाद कैसे लिख दिया? पढ़ा हुआ नहीं है तो बोल का जो लिखा वही तो होगा भाई मैं हिंदुस्तान का तो वही होगा। पढ़ा हुआ नहीं है तो तन्ने फिर हिंदुस्तानी कैसे लिख दिया? पाकिस्तानी क्यों नहीं लिखा तुमने? प्रदेश में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूचियों में दर्ज नामों को लेकर लगातार आपत्तियां दर्ज कराई जा रही है। इसी बीच हरिद्वार जिले के पिरानकलियर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद का नाम मतदाता सूची से हटाने की सिफारिश किए जाने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हुई है। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता शिव नारायण ने कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुन लेते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देहरादून के कांग्रेस भवन में, जहाँ पर हमारे साथ पिरानकलियर के विधायक मोहम्मद फुरकान अहमद जी हमारे साथ हैं और जिनका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। उनसे ही जानते हैं किस तरह का ये मामला है। सर, आपका नाम जो वोटर लिस्ट से काटने की आपत्ति दी गई है, कैसे देखते हैं? ये हमें पहले ही आशंका थी कि हम बार बार अधिकारी से कह रहे थे कि कुछ लोग फर्जी आपत्ति लगा रहे हैं, तो हमने जिलाधिकारी को, जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को, सबको पहले भी बार बार कहा। हर मीटिंग में हमने कहा कि काफी लोगों पर आपत्ति, मेरी विधानसभा में लगभग 1700 पर आपत्ति लगी, जिसमें मेरा मानना है कि 100% झूठी लगाई गई है। और खुद मेरे नाम पर भी, मेरा बूथ नंबर 126, और जो मेरे नाम पर आपत्ति लगी 12 तारीख में आपत्ति लगाई मोहम्मद फुरकान के नाम से, जो फुरकान दूसरे वार्ड का रहने वाला। तो जब मैंने उसे मालूम किया कि भाई आपने मेरा आपत्ति लगाई, कि मैंने नहीं लगाई, क्योंकि मेरे वाले साहब प्रधान रहे गाँव में, मेरी वाइफ प्रधान नहीं। मैं 96 में चुनाव लड़ा बहुजन समाज पार्टी से, मैं 2007 में कांग्रेस से लड़ा और 3 बार में लगातार विधायक हूँ। जब एक मेरे नाम पर आपत्ति लग सकती है तो और फर्जी, तो और आप देखो कि पूरी विधानसभा, पूरे प्रदेश में कितने लोगों पर फर्जी आपत्ति लगी होगी। तो उसमें हमारी यही मांग है कि उनकी जांच होनी चाहिए। जो भी आपत्ति इनमें इसका आपत्ति लगवाने के पीछे किसका हाथ है, उसके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी विधानसभा में बीएलए मौजूद होंगे, बीएलए जो कांग्रेस के द्वारा मौजूद थे, क्या उन्होंने आपकी जानकारी दी? नहीं, हमारे जो बीएलओ, जब वो लिस्ट आई तो हमारे बीएलओ ने देखी, हमने सामने देखी, तो उन्होंने भी एतराज किया कि ये जो गलत लगी। मेरे नाम पे नहीं, और भी जो लोगों पे, मेरे पे काफी एफिडेविट, बहुत से जिन लोगों के नाम से और बूथों पर भी आपत्ति लगाई गई, उन लोगों ने एफिडेविट दिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के यहाँ जा जाकर कि हमने कोई आपत्ति नहीं लगाई। धन्यवाद। हाँ, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक फुरकान अहमद जी, जिनके ही खुद की आपत्ति नाम काटा गया था। और ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं चिन्हित कर लो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं या विधायक हैं, उनकी पार्टी लगाकर उनके नाम कटवाने का काम कर रही है। मैं शिव नारायण अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ, के न्यूज इंडिया, देहरादून। खबर बागेश्वर से है, जहां जिले की वर्षों पुरानी जन समस्याओं को लेकर अब लोगों का सब्र जवाब देने लगा है। समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर बागेश्वर जिला संघर्ष समिति ने जिला कार्यालय के आंगन में धरना शुरू किया है। समिति ने प्रशासन के सामने 14 सूत्री मांगे रखी हैं और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है।
उत्तराखंड में मानसून की बारिश लगातार अपना असर दिखा रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन के चलते कई सड़क मार्ग बाधित हुए हैं, तो मैदानी इलाकों में भी स्थिति ठीक नहीं है और आम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन रही है। हालात ये है कि बारिश का पानी गड्ढों में भर जाने के बाद वाहन चालक को और सड़क और गड्ढों के बीच फर्क करना मुश्किल हो रहा है। कई जगह दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। हालांकि सरकार का दावा है कि मरम्मत का कार्य तेजी से चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र ने 21 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसका असर पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों तक देखा जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ गया, साथ ही भूस्खलन की वजह से कई सड़क मार्ग बाधित हो रहे हैं। ये समस्या सबसे ज्यादा पर्वतीय जिलों में है। वहीं मैदानी इलाकों में सड़कों के क्षतिग्रस्त होने और जगह जगह गड्ढे होना गंभीर समस्या बन गई है। बारिश के पानी में गड्ढे नजर आने से राहगीरों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े भी डराने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी से 16 अगस्त के बीच सड़क हादसों में 235 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 854 लोग घायल और 9 लोग लापता हैं। इसी बीच भाजपा के अपने ही नेता सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों ने भी बदहाल सड़क व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर धामी सरकार पर हमला बोला है। कई बार ये हमारा नेशनल नैनीताल NH हाईवे है, जो नैनीताल के जिला मुख्यालय को भी जोड़ता है, माननीय उच्च न्यायालय को भी जोड़ता है। सारे जिलाधिकारी से लेकर तमाम बड़े कुमाऊं कमिश्नर के तमाम बड़े ऑफिस यहाँ पर है। निश्चित रूप से इस रोड की जो व्यवस्था है, मीडिया के माध्यम से भी दिखा होगा, तमाम हम लोग भी यहाँ से आना जाना हमारा लगातार रहता है। जिस तरह से इस रोड में गड्ढे हैं, उसके बावजूद इस रोड के सुध लेने वाला आज तक कोई नहीं है। इन सब के बावजूद जब परसों सोशल मीडिया में 2-4 दिन पहले भी प्रसारित किया गया था। देखिए, लगातार हमारी टीम काम कर रही है, लेकिन क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है, इसकी वजह से सड़कों पर निश्चित रूप से इश्यूज आ रहे हैं। हमारी टीम पूरी तरह से मुस्तैद है और प्रयास कर रही है कि जैसे भी बीच में मौसम मिलता है तो गड्ढों पे इमीडिएटली जो भी मटेरियल भरा जाना है उसको भरा जाए। बिटुमिन का काम अभी कर नहीं सकते क्योंकि गीला होता है, अगर मॉइस्चर होता तो टिकेगा नहीं। तो जहाँ बड़े गड्ढे हैं वहाँ पे टाइल्स लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे और माइनर कोई इश्यूज है वहाँ पे रेडी मिक्स और बाकी चीज़ें लगा के हम लोग काम कर रहे हैं। प्रयास यही है कि पब्लिक को कम से कम असुविधा हो, और जैसे ही हमको बारिश ओवर होती है, जो मौसम निकलता है, तो उस पर पक्का काम फाइनल किया जाएगा। उन्होंने गनीमत है अभी तक सिर्फ PMO तक भेजा है, UNO तक नहीं भेजा है। जिस तरह का उनका कद है, जितने बड़े भारी वो नेता हैं, उस हिसाब से तो उनका UNO तक भी बनता है। और बाकी रही सड़कों में गड्ढों की बात, तो जिस कॉन्स्टेंसी में 800 किलोमीटर लंबी सड़कें होंगी, उस कॉन्स्टेंसी में इस बरसात में 2-4 किलोमीटर सड़क ऐसी ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति आपके अंदर हो तो आप ढूंढ ही लेते हो। जैसे एक मक्खी गंदगी ढूंढ ही लेती है कहीं ना कहीं, वैसे जो छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति के लोग हैं वो कहीं ना कहीं कमी ढूंढ ही लेते हैं। क्या लगता है चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ देखने को तैयार हो तभी तो कुछ देखा जाए। हम तो केवल इन्हें बता रहे हैं कि जनता त्रस्त है, सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों में हम हैं। गूगल मैप हमारे गड्ढों के एड्रेस बता रही है और मुख्यमंत्री जी चैट GTP पे लोगों को सलाह दे रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर भरत चौधरी जी भी इन्हीं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो उसका समाधान कहाँ पे है? इसका मतलब भाजपा के विधायक सवाल उठाए गड्ढों पर, भाजपा के विधायक सवाल उठाए भ्रष्टाचार पे, भाजपा के विधायक उठाए तमाम सारे सवाल, मगर मुख्यमंत्री जी बड़ा व्यस्त हैं। देखिए, ये केवल और केवल जनता को बरगलाने की बात है और ये केवल नूरा कुश्ती है।
इसमें कोई आप तो सरकार में बैठे हैं ना, आप तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपको सवाल उठाने की क्या जरूरत है? आप तो आदेश करवाइए गड्ढे भरवाने का। लेकिन ये केवल जनता को भ्रमित करने के लिए है कि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। किससे सवाल कर रहे हैं? आप तो स्वयं करने वाले हैं, आप तो सरकार में बैठे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं आप पीडब्ल्यूडी और उसको आदेश करिए, इन गड्ढों को भरिए। अब जनता को बरगलाने के लिए जो है अपनी ही सवाल पे सरकार पे सवाल उठा करके जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। कुल मिलाकर उत्तराखंड में मानसून ने जहां एक तरफ प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ा दिया, वहीं दूसरी तरफ सिस्टम की लापरवाही को भी सामने लाकर खड़ा कर दिया है। सड़कों के गड्ढे, बंद रास्ते, दुर्घटनाओं का खतरा हर रोज आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सरकार के अंदर से ही बगावत की आवाजें उठने लगी है। रुद्रप्रयाग से भाजपा नेता कमलेश उनियाल का पीएमओ को पत्र लिखना इस बात का संकेत है कि जमीनी स्तर पर विकास के काम धीमे पड़े हैं। इधर विपक्ष को भी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार समय रहते सड़कों की मरम्मत और जरूरी इंतजाम कर पाएगी, या फिर बारिश खत्म होने के बाद भी जनता इसी तरह गड्ढों और बंद सड़कों से जूझती रहेगी? ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का